Good morning, dear friends. Once again, welcome to all to your own channel प्रस्थि द रे ऑफ लाइट। सबसे पहले तो आप सभी को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज ऑफ राजस्थान। ठीक है ना। तो 5 से 7 मिनट में आपके लूँगा एंड दिस इंफॉर्मेशन वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल एस्पेक्ट एंड इन टर्म्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, राइट। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन की। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम एनर्जी सोर्सेज को क्लासिफाई करें, आप सभी लोग जानते हैं देयर आर 2 कैटेगरीज, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। और अगर हम दूसरी टर्मिनोलॉजी काम में लें, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल, तो इस तरह से क्लासिफिकेशन रहता है। आज की जो हमारी बात है वो केवल और केवल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को लेकर के होगी, है ना। इन सोर्सेज में क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, ये सारी बातें मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। लेक्चर्स अवेलेबल है, आप देख सकते हैं चैनल के ऊपर। आज जो हमारी बात है वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को लेकर के है, ठीक है ना। हम जानना चाहते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर जो स्टेट की जो नोडल एजेंसी है, जो ये जो सोर्सेज है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, उसका सारा लेखा जोखा रखती है, उसको प्रमोट करती है, जनरेशन के लिए सारी चीज़ें बात करती है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है MNRE, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, वहाँ से जो स्कीम्स आती हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट में कौन इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है ना। और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट पॉलिसीज की कि राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी के कौन कौन से सोर्सेज अभी रिसेंटली प्रोग्रेस कर रहे हैं या कुछ समय से प्रोग्रेस करते आ रहे हैं, और कुछ करंट डेटा की भी मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने नाम सुना होगा राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, RRECL, है ना। ये स्टेट गवर्नमेंट की नोडल एजेंसी है जो कि जितने भी प्रकार के रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनको प्रमोट करना, उनको डेवलप करना, उस सब का सारा काम ये एजेंसी देखती है। इसकी अपनी एक वेबसाइट है, आप जा सकते हैं गूगल के ऊपर, सीधा आप लिखें RRECL, तो यू विल इमीडिएटली फाइंड दी ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज सोर्सेज, क्या डेटा है ना। और यही वो एजेंसी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आती हैं MNRE की, उसको स्टेट में इम्प्लीमेंट करती है। तो कुल मिलाकर के हमारे राजस्थान के अंदर जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम होगा, चाहे उनको प्रमोट करने की बात की जाएगी, पॉलिसी इम्प्लीमेंट की बात की जाएगी, डेवलपमेंट की बात की जाएगी, सारा का सारा काम एक नोडल एजेंसी है RRECL, दैट इज राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब ये एजेंसी कैसे फॉर्म हुई, इसकी स्थापना कब हुई, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले राजस्थान के अंदर रेडा को डेवलप किया गया 1985 में। रेडा मीन्स राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, है ना। उसके बाद में एक RSPCL नाम की संस्था पिक्चर में आई 1995 के अंदर, जिसका नाम है राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिर बाद में 2002 के अंदर इन दोनों को मर्ज कर करके RRECL की स्थापना की गई, और इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर है, ठीक है ना। अब राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज की अगर हम बात करें तो देखिए, राजस्थान के अंदर शुरू से ही प्रचुर मात्रा में रिन्यूएबल एनर्जी का स्कोप है। चाहे हम सोलर एनर्जी की बात करें, चाहे हम विंड एनर्जी की बात करें, बायोमास की स्पेशली की बात करें, तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने एक पॉलिसी इनके प्रमोशन के लिए शुरू में अप्लाई करी। ताकि पॉलिसी का नाम क्या है, पॉलिसी फॉर प्रमोटिंग जनरेशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, है ना। ये 1999 में मार्च के दौरान सबसे पहले इसको प्रमोट करने की बात की गई, और इसके बाद में अक्टूबर 2004 में भी इसको थोड़ा सा रिफाइनमेंट किया गया, ठीक है ना। लेकिन अलग अलग जो सोर्सेज हैं, चाहे वो सोलर है, चाहे वो विंड है, चाहे बायोमास है, उसको लेकर के कुछ सेपरेट पॉलिसीज भी हमारे स्टेट के अंदर लाई गई। तो मैं 3 सोर्सेज की मेजर बात करूंगा आपसे यहाँ पर, क्योंकि राजस्थान के अंदर मेजर जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं वो यही हैं, सोलर, विंड और बायोमास, है ना। तो देखिए, सबसे पहले राजस्थान ने बायोमास एनर्जी पॉलिसी लेकर के आई स्टेट गवर्नमेंट हमारी, जो कि बजट 2009-10 के अंदर इसकी घोषणा हुई, और 26 फरवरी 2010 के अंदर सबसे पहले बायोमास एनर्जी की पॉलिसी राजस्थान के अंदर आई, है ना। उसके बाद में अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी की जो सबसे पहली पॉलिसी है वो 2011 के अंदर आई। मैं डेट भी आपको बता देता हूँ, 19 अप्रैल 2011, और मैंने यहाँ पर लिखा है फर्स्ट स्टेट। इस पॉलिसी को लाने के बाद में राजस्थान पहला स्टेट बना देश के अंदर जो सबसे पहले पॉलिसी लेकर के आया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, है ना। उसके बाद में जो सेकंड पॉलिसी है, क्योंकि देखिए पॉलिसी का मतलब होता है कि जो
गवर्नमेंट के जो प्लांट हैं या प्राइवेट सेक्टर के प्लांट हैं, चाहे वो लैंड बेस्ड हो, रूफ बेस्ड हो, वो उनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं। तो ये समय समय पर इसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं, जो इनपुट्स आते हैं, फीडबैक आते हैं उसके हिसाब से। फिर इसके हिसाब 2014 के अंदर सेकंड पॉलिसी आई 8 अक्टूबर 2014 को। और अभी रिसेंटली बजट 2019-20 के अंदर एक नई पॉलिसी आ गई है 18 दिसंबर 2019 को। तो कुल मिला के राजस्थान के अंदर 3 पॉलिसीज सोलर की अब तक आ चुकी हैं। रिसेंट जो पॉलिसी है वो दिसंबर 2019 के अंदर आई है ना। विंड की अगर हम बात करें तो हालांकि बायोमास और सोलर से पहले विंड एनर्जी की बात की गई, क्योंकि इसका जनरेशन बहुत पहले आ चुका था, है ना। इट इज ए मैच्योर टेक्नोलॉजी, सोलर की काम बाद में आई है ना। तो पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोशन के लिए 4 फरवरी 2000 को एक पॉलिसी जारी की गई थी, है ना। बढ़ावा देने की नीति है ये। फिर इस नीति को अप्रैल 2003 में पवन ऊर्जा नीति 2003 के नाम से जाना गया, राइट। लेकिन ऑफिशियली अगर हम फर्स्ट विंड एनर्जी पॉलिसी डिटेल की अगर हम बात करें तो 2012 के अंदर आई, 18 जुलाई 2012 को। और उसके बाद में अभी रिसेंटली जब सोलर एनर्जी पॉलिसी जारी की गई 18 दिसंबर 2019 को, उसी समय विंड और हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी अलग एक पॉलिसी जारी की गई थी उसी दिन, है ना। अब ये हमने देखा स्टेट एजेंसी कौन सी है, पॉलिसी कब कौन सी आई, इन जनरल कौन सी आई और इंडिविजुअल सेक्टर में कौन कौन सी आई। अब मैं आपको कुछ रिसेंट डेटा बता देता हूं अगले 2 मिनट में, फिर अब मेरी बात को यहीं खत्म करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो स्टेट नोडल एजेंसी है RRECL, उसकी जो वेबसाइट है वहाँ पर डेटा अपडेट नहीं होता था, है ना। तो मैंने उनको काफ़ी बार लिखा, तो मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि रिसेंटली यहाँ पर फरवरी तक का डेटा अवेलेबल है। ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने डेटा को अपडेट किया है। और एक बहुत बड़ी बात है कि राजस्थान टॉप के ऊपर है। अभी आप लोग अखबार में पढ़ते होंगे, तो टोटल जो रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है राजस्थान के अंदर वो है 19,116.80 मेगावाट, ये टोटल है। उसके अंदर आप देख सकते हैं सोलर है 14,454.70 मेगावाट, विंड है 4,537.02 मेगावाट और बायोमास है 125.08 मेगावाट। ये ओवरऑल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जनरेशन नहीं है। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट, राइट। अब क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि राजस्थान सोलर एनर्जी के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस कर रहा है और वो पूरे इंडिया के अंदर टॉप में है ना। तो कुछ आंकड़े सोलर के अपन थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, है ना। सोलर का टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अप टू 28 फरवरी 2023 जो है, लगभग मैं आपको आज से 5-6 दिन पहले के आंकड़े बता रहा हूँ, 14,454.70 मेगावाट, राइट। उसके अंदर देखिए सोलर के अंदर जो प्लांट्स हैं वो अलग अलग कैटेगरी के हैं। यहाँ पर जो नाम लिखे हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ग्राउंड माउंटेड सोलर कैपेसिटी प्लांट्स, है ना। ग्राउंड माउंटेड मतलब जो जमीन के ऊपर लगते हैं, मेगावाट कैपेसिटी के हैं, किलोवाट में भी आते हैं कुछ कुछ। तो उसका हाईएस्ट प्रोपोर्शन है 11,821.87 मेगावाट। उसके बाद रूफटॉप प्लांट आप जानते होंगे, कॉलेजों की छतों के ऊपर, घरों की छतों के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर, है ना, जो लगते हैं उनको रूफटॉप कहते हैं। उसका आंकड़ा थोड़ा कम है। फिर ऑफ ग्रिड की बात करें, ऑफ ग्रिड का मतलब है वो प्लांट जो ग्रिड से जुड़े हुए नहीं है। देखिए ए और बी की जो कैटेगरी के प्लांट है वो ग्रिड से जुड़े हुए हैं, है ना। ऑफ ग्रिड के अंदर जो किसान अपने खेतों में लगाते हैं, डायरेक्ट बैटरी से अपने पंप वगैरह को चलाते हैं, उनका ग्रिड से कोई लेना देना नहीं है ना। तो वो क्योंकि ग्रिड अवेलेबल भी नहीं है वहां पर, तो उसकी कैपेसिटी है 438.41 मेगावाट, राइट। फिर एक सोलर हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट आपने सुना अभी, जैसे अभी रिसेंटली राजस्थान के अंदर अडानी ग्रुप ने भी करीब करीब 700 मेगावाट सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट की बात की है। तो ये 1380.40 मेगावाट है। तो कुल मिला के आज के सेशन के अंदर मैंने आपको राजस्थान के अंदर पॉलिसीज कौन कौन सी है और रिसेंट डेटा से आपको अवगत कराया है। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। अंत में आप सभी का पुनः धन्यवाद, जय हिंद, और एक बार पुनः आपको होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।